मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है पाकिस्तान के सन्नती और तिजारती मरकज कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर शिद्दत पसंदों का हमला। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी का जिम्मेदारी का दावा। इंडिया में पुलिस की तहवील में अक़लियतों की हलाकतों पर गम और गुस्सा, पुलिस पर बर्बरियत का इल्जाम। और देखिएगा कि कैसे इंटरनेट के इस दौर में रिवायती रेडियो दूर दराज इलाकों में तालीम का चिराग रोशन रखने को कोशा है। पाकिस्तान के सन्नती और तिजारती मरकज कराची में वाक़ बाजार हिस्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर शिद्दत पसंदों ने हमले की कोशिश की, जिसमें 4 हमलावरों समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी से मुंसलिक ट्विटर अकाउंट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है और कहा गया है कि मजीद ब्रिगेड के अरकान ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमला आवर पार्किंग के रास्ते इमारत के अहाते में दाखिल हुए और उन्होंने दस्ती बम फेंक कर रसाई हासिल की। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक शिद्दत पसंदों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 हमला आवरों को हलाक कर दिया गया, जबकि एक पुलिस एहलकार और स्टॉक एक्सचेंज के 2 सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हो गए। कराची में हमारे नामनिगार रियाज सुहेल अब से थोड़ी देर पहले स्टॉक एक्सचेंज गए तो ये तफसीलात जमा की। आज सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पर 4 मुसल्लह अफराद ने हमला किया था, जिसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब 9:30 बजे के करीब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो हिस्सेस का कारोबार का आगाज हुआ और 10 बजे के करीब एक सिल्वर कलर की करोला कार में जो मुसल्लह हमलावर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और इस गेट पर उन्होंने जो है गाड़ी रोक की है और यहाँ के अंदर जो छोटी सी चौकी नजर आ रही है जहाँ से ये पुलिस एहलकार नजर आ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने पहले मुकाबला किया है, फायरिंग की है। ये दूसरा वो सिक्योरिटी हिसार है जहाँ पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गोली का निशान भी मौजूद है जो हमलावरों की तरफ से या मुकाबले के दौरान चलाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो रिसेप्शन है यहाँ से सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद स्टॉक एक्सचेंज में आने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये मरकजी इमारत है जहाँ पर हमलावर ने दाखिल होने की कोशिश की है, मगर एमडी स्टॉक एक्सचेंज है जो उनका ये कहना है कि मरकजी इमारत में दाखिल नहीं हो सके हैं, बाहरी उनको यहाँ पर रोक दिया गया था। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो दूसरा एक रिसेप्शन है जहाँ से वो को आने की इजाज़त दी जाती है, यहाँ पर भी जो फायरिंग हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी जो है कालअदम जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है और तंजीम ने समाजी जो वेबसाइट है ट्विटर पर कहा है कि उनके मजीद ब्रिगेड ने ये फिदाई हमला किया है जिसमें उनके 4 लोग मारे गए हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे और ट्रेडिंग स्टार्ट होने के 10 या 5 मिनट पहले ये दहशतगर्द हमारी बिल्डिंग में इंटर होने की कोशिश की थी। तो हमारे यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी है, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही गेट पे इनको काबू में कर दिया और पहले ही अटैक में 2 बंदे उन्होंने गिरा दिए। तीसरे ने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, वो उसके हाथ में फट गया और उसके बाद वो वहीं मारा गया। चौथे से हमारे स्नैपर ने शूट किया और उसको भी गिरा लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे वाकये के दौरान और वाकये के बाद 1 मिनट के लिए भी मार्केट बंद नहीं रही है। ट्रेडिंग एज पर नॉर्मल चल रही है। आप खुद देख सकते हैं इनफैक्ट इस वक्त मार्केट प्लस है। सारे इन्वेस्टर्स अपनी अपनी ऑफिस में मौजूद हैं। मैनेजमेंट जो है वो अपनी मैनेजमेंट ब्लॉक में अपनी ऑफिस में मौजूद है। तो लिहाजा हमारे लिए तो ऐसे हमने इसको रखा है कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। लाइफ इज कम्प्लीटली नॉर्मल। लोगों के हौसले बुलंद है। इस तरह के अटैक्स पाकिस्तानियों के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हौसले कभी भी पस्त नहीं कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका ऑलरेडी हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। हमारा सिंध पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन है। इसी वजह से बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी नाकाम कर चुके हैं।
بہت ساری ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں. ان کے کئی پلان جو ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ناکام کیے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ روز قبل جو رینجرز پر ایک گرینیڈ حملہ کیا گیا تھا لیاقت آباد میں، اس سے پہلے گھوڑکی میں بھی حملہ کیا گیا تھا، اور اس کی بھی جو ذمہ داری ہے ایک قوم پرست کالعدم تنظیم سندھ ریولیوشنری آرمی نے قبول کی تھی، اور آج جو کالعدم تنظیم ہے بلو لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. تو سندھ اور خاص طور پر جو اس کا کیپٹل ہے کراچی کافی ان دنوں حملوں کے حوالے سے فوکس نظر آ رہا ہے. نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ آپ نے دیکھی. ریاض اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. ریاض، سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ بلوچ لبریشن آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس تنظیم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جی، جو بی ایل اے ہے بلوچ لبریشن آرمی، یہ بلوچستان کی جو اوالی جو عسکریت پسند تنظیم ہے، جو تقریباً 70 سے جو عسکریت پسند کارروائیوں میں ملوث رہی ہے، اور اس سے پہلے جو بالاچ مری تھے نواب خیر بخش مری کے بڑے بیٹے، اور ان پر کہا جاتا تھا کہ وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہربیار مری کا نام لیتے تھے پاکستانی جو حکام ہیں کہ وہ اس میں جو ملوث ہیں، اور اسی حوالے سے جو برطانیہ کی حکومت سے ان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کرتے رہے تھے. مگر کچھ عرصے سے اب اس کی قیادت جو ہے جو سرداروں سے جو نچلی سطح پہ آ گئی ہے، اور جو اسلم اچھو نامی اس کے جو کمانڈر بنے تھے، جن کا بیٹے نے پہلا فدائی حملہ کیا تھا جو سندک میں چینی کمپنی کام کرتی ہے ان پر کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ فدائی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور موجودہ وقت بھی جو سیکورٹی حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بی ایل اے کی قیادت ہے وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ریاض، کراچی میں اس طرح ہدف بنا کر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جانا، اسے کس طرح دیکھا جانا چاہیے؟ جی بالکل، یہ جس عمارت کا یا جس ادارے کا جو انتخاب کیا گیا ہے بڑا اہم ہے، کیونکہ سی پیک کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی سودے ہیں، وہ زیادہ تر کراچی سے منسلک ہیں. گوادر میں اس قدر تجارتی سرگرمیاں نظر نہیں آتی، اور حالیہ جو کرونا وبا کی وجہ سے پولیس کی ذمہ داریاں کافی بڑھ چکی ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے. تو پولیس کا کافی جو انفرادی قوتیں کم ہیں، اور یہ جو کمزوریاں اس کا جو فائدہ لے رہی ہیں اس قسم کی تنظیمیں. کراچی میں اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں. تو یہ جو ادارہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی وال اسٹریٹ کہلاتی ہے، جس کے ساتھ اسٹیٹ بینک بھی ہے، پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور کئی بینکوں کے جو دفاتر بھی ہیں. اس میں کچھ عرصے کے لیے بھی یہ کاروبار رکنا بڑی اہمیت کا حامل ہے. کراچی سے ریاض سہیل ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں. یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی. پتہ ہے bbc.com/urdu. سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، پولیس کی تحویل میں اقلیتوں کی ہلاکتوں پر غم و غصہ، انڈیا کی پولیس پر بربریت کا الزام.
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. انڈیا کی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں پولیس حراست کے دوران تشدد سے ایک باپ اور بیٹے کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. ہلاک ہونے والوں کا تعلق مسیحی برادری سے تھا اور ان کے رشتہ داروں کا الزام ہے کہ تحویل میں پولیس کے بے پناہ تشدد کی وجہ سے دونوں کی موت ہوئی ہے. چند روز قبل ہلاک ہونے والے دونوں افراد 58 سالہ پی جے راج اور ان کے 38 سالہ بیٹے بینکس کو پولیس نے مقررہ وقت کے بعد دکان کھلی رکھنے پر گرفتار کیا تھا. انڈیا میں اقلیتوں پر پولیس کے تشدد کے واقعات کوئی نئی بات نہیں. امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلوئڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ہونے والے احتجاج کے پیش نظر انڈیا میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. مزید تفصیل رجنی ویدیا ناتھن کی اس رپورٹ میں جسے پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف. اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. کورونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس کی کارروائی. انڈیا میں عوام کے خلاف پولیس کا پرتشدد رویہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن پولیس کے خلاف کارروائی کم ہی ہوتی ہے، چاہے تشدد کے نتیجے میں لوگوں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اس ہفتے باپ بیٹے جےراج اور بینکس کی موت ہو گئی. ان پر کرفیو کے دوران مقررہ وقت کے بعد بھی اپنی موبائل کی دکان کھولے رکھنے کا الزام تھا. جےراج کی بیٹی کا کہنا ہے کہ دونوں کو پولیس تحویل کے دوران بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسٹیشن پر متعدد پولیس والوں نے اس کو پیٹا. میرے بھائی کو اتنی بری طرح مارا گیا کہ اس کو پہچاننا مشکل تھا. میں نے اپنے مردہ بھائی کی تصویر دیکھی ہے، وہ خون میں لت پت تھا. انہوں نے اس کو بری طرح پیٹا تھا. تمل ناڈو کے ستن کولم علاقے میں سینکڑوں لوگوں نے ان کی تدفین میں شرکت کی. اس معاملے میں 2 پولیس اہلکاروں کو برطرف اور دیگر کا تبادلہ کیا گیا ہے، لیکن کوئی گرفتار نہیں ہوا. ایک نئی رپورٹ کے مطابق صرف 2019 میں ہر روز تقریباً 5 لوگ پولیس کی تحویل میں ہلاک ہوئے ہیں. فروری میں دلی میں ہونے والے فسادات کے دوران پولیس پر الزام ہے کہ وہ مسلمانوں کا تحفظ کرنے میں نہ صرف ناکام رہی بلکہ بعض اوقات میں تو پولیس خود تشدد کرنے میں شامل تھی. مبینہ طور پر 23 سالہ فیضان پولیس تشدد کا نشانہ بنا. ایک دوسری ویڈیو میں فیضان اور 4 دیگر مسلمان لڑکے سڑک پر لیٹے ہوئے ہیں. پولیس انہیں اپنی قومیت ثابت کرنے کے لیے قومی ترانہ گانے پر مجبور کر رہی ہے. خون میں لت پت اور بے ہوش فیضان کی 2 دن بعد موت ہو گئی. 4 ماہ گزر جانے پر بھی اس معاملے میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. BBC کو دیے گئے بیان میں پولیس نے کہا،
इस तरह के संजीदा मामलात की एक खुसूसी टीम तफ्तीश कर रही है और गैर जानिबदाराना तरीके से तहकीकात को यकीनी बनाया जा रहा है। अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाह फामों पर तशद्दुद के खिलाफ हालिया एहतजाज की खबर फैजान के घर वालों तक भी पहुंची। उनका कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। सब डर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के चक्कर में बहुत मुसलमानों के बच्चे पकड़ के ले जा रहे हैं अभी भी पुलिस वाले, और उन्हें थाने में पता नहीं कहाँ डाल देते हैं, ले जाके मार तोड़ के कभी किसी को पता दे रहे हैं, किसी को नहीं भी दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों को तो अब भी उठा के ले जा रहे हैं। इंडिया के बाहर बाज ममालिक में पुलिस के रवैये पर सवाल उठे हैं। बरतानवी मेंबर पार्लियामान तनमनजीत हेसी ने फरवरी में दिल्ली पुलिस के रवैये के बारे में पार्लियामान में सवाल उठाया था। हो सकता है कि बाज लोगों का ख्याल हो कि इंडियन या बरतानवी पुलिस के जारहाना रवैये पर बात करने का ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन कोई भी वक्त गैर मुनासिब नहीं होता। अमेरिका में जारी ब्लैक लाइव्स मैटर नामी मुहिम का दूसरी दुनिया से मवाजना इस वक्त नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अमेरिका की तरह इंडिया की पुलिस पर भी अक़लियतों के तई तासुब बरतने का इल्जाम है। 12,000 पुलिस अफसरान से किए गए एक कौमी सर्वे में ये बात सामने आई है कि निस्फ से ज्यादा एहलकारों को लगता है कि मुसलमान फितरी तौर पर जुर्म की तरफ राग़िब होते हैं। एक ऐसे मुल्क में जहां हिंदू नजरियाती हुकूमत इख्तदार में है, अक़लियतों के खिलाफ पुलिस के तशद्दुद के बारे में अवामी सतह पर एहतजाज देखने को नहीं मिलता है। अमेरिका में एक सियाह फाम शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत ने तब्दीली की लहर को जन्म दिया। इंडिया में वो कौन सा वाक़या होगा जो ऐसी तब्दीली की वजह बनेगा? रजनी वैद्यनाथन की रिपोर्ट। आजकल की दुनिया में जहां वैसे तो हर तरफ इंटरनेट छाया हुआ है, अब भी ऐसे मकामात हैं जहां रेडियो तालीम और तरबियत का एक मौसर जरिया है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के मद्देनजर पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाके गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ने एक गैर सरकारी तंजीम के साथ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक ऐसा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत रेडियो पाकिस्तान और FM चैनल्स के जरिए बच्चों को तालीम फराहम की जा रही है। इस इलाके में अक्सरियत को इंटरनेट और केबल TV तक रसाई हासिल नहीं है। देखिए BBC की शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। ये गिलगित के खुमर गांव में कम्युनिटी लीडर अली जान का मकान है। कोरोना वबा फैलने के बाद से गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल बंद हैं, लेकिन अली जान ने अपने मकान के एक बड़े से कमरे में गांव के प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए क्लास का इंतजाम किया है, जहां बच्चे रेडियो के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारे सारे स्कूल बंद थे। रेडियो क्लासेस से हम अब हमारी पढ़ाई हो रही है, हम बहुत खुश हैं। रेडियो क्लासेस की वजह से हमें बहुत हेल्प मिली, हमें पढ़ाया गया और तकरीबन हमारा सिलेबस कवर हो गया। इससे हमें बहुत फायदा मिला। अरे नहीं भाई, बन सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में न तो TV और केबल की सहूलत है और न ही इंटरनेट की। ऐसे में रेडियो ही इस इलाके के तकरीबन 2700 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई का वाहिद जरिया है। एहतशामुल हक के बच्चे भी इस प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं। इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब भी प्रोग्राम का वक्त हो रहा होता है तो सारे बच्चे आके बैठ रहे होते हैं और अपना काम कर रहे हो, और उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है उनको भी, और हम भी मतलब रेडियो क्लासेस से काफी बहुत खुश हैं। रेडियो एजुकेशन का ये प्रोग्राम FM फ्रीक्वेंसीज और रेडियो पाकिस्तान की मीडियम वेव पर हफ्ते के 6 रोज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान के महकमा तालीम के ताउन से पेश किया जाता है, लेकिन इसे बनाने और प्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट तालीम के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम चला रही है। ऐसे मौकों पर फौरी दस्तयाब होने वाला, कम कीमत वाला, ज्यादा मौसर रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, और मैं ये समझता हूँ कि मुअल्लिम रेडियो एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन है, जो कि हमने बहुत जल्दी जो है उसको मुहैया कर दिया और उससे बच्चों को खासा फायदा हो रहा है। फिजिकल एक्सरसाइजेज वो भी इसमें शामिल हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें कहानियों के जरिए, नज़मों के जरिए और इस तरह से रियल बच्चों को बुला के रिकॉर्डिंग के दौरान उनको बुला के उनके साथ एक्टिविटीज करते हैं। तो हमारा उसमें एक सेगमेंट है। लाहौर में मुअल्लिम प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम काम करती है, जहां रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम में पढ़ाए जाने वाले लेसन्स और इसे प्रेजेंट करने के लिए प्लानिंग की जाती है। कई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स
इसका हिस्सा हैं। हमारे साथ है हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी। हमें जो डिफरेंट सेगमेंट्स करने थे, जो टॉपिक्स हमें फाइनलाइज करने थे, वो हम वी हैड टू मेक श्योर दैट बच्चों का उसमें इंटरेस्ट रहे टू लिसन टू। मेरा फर्म बिलीफ ये है कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। लिहाजा फिर मैंने मुख्तलिफ सिनेरियोज क्रिएट किए, जैसे सब्जी मंडी में खरीदारी या दर्जी की दुकान में जाके मेजरमेंट देना। हम अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और लेकिन जब बाद में हम बाकायदा हमारे पास इक्विपमेंट आ गए और हमने उसको उस पे माइक पे प्रॉपर उसको करना शुरू किया, उसमें आवाज की जो है वो क्लैरिटी जो है वो वाज़ेह नजर आने लगी। एक लफ्ज़ अनार बना ही दिया। एक और मशक। मुअल्लिम की टीम दावा करती है कि गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 3.5 लाख प्राइमरी स्टूडेंट इस प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं। मुअल्लिम के जरिए इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है, जबकि एथिक्स, सफाई सुथराई और कोरोना से बचाव के लिए अवेयरनेस भी दी जा रही है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज, इस्लामाबाद। आप मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। आज साइबीन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाजत दीजिए।